नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द करियर से घड़ी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। शुरू करते हैं। पहले कल के जो मोस्ट प्रश्न थे एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन मोल्टन बोर्ड स्कोप हाल ही में किस देश के नए रक्षा मंत्री बने हैं? तो ये डेनमार्क के नए रक्षा मंत्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये 11 फरवरी को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के फिनटेक ओपन समिट का शुभारंभ किसने किया है? तो ये अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो दादर में एक नए व्यूइंग डेक का उद्घाटन किसने किया है? तो ये आदित्य ठाकरे है, जो महाराष्ट्र सरकार में जो मंत्री हैं, पर्यावरण मंत्री, इनके द्वारा ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो पहला केंद्र शासित प्रदेश ये जम्मू कश्मीर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर किसे घोषित किया गया है? तो ये इस्तांबुल तुर्की का जो एक शहर है, इसको घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संग्रहालयों पर अपनी तरह का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कौन करेगा? तो ये इसका जो आयोजन है ये संस्कृत मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आए चक्रवात वत्सराई ने किस देश को सर्वाधिक प्रभावित किया है? तो ये मेडागास्कर में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बना है? तो ये अपना जो आरबीआई बैंक है, ये सबसे बड़ा जो है खरीदार बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये मुनीश्वरनाथ भंडारी जो है मद्रास उच्च न्यायालय के हाल ही में जो है मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स का इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको सारे वीडियो और पीडीएफ की फाइलें एक साथ मिल सके। और आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी या 13 फरवरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये है 12 फरवरी को। तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के रूप में जो अभी हाल ही को जो है 12 फरवरी को जो है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के रूप में मनाया गया है। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस प्रतिवर्ष 12 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन को भारत में उत्पादकता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल द्वारा मनाया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के जो अध्यक्ष हैं ये गुरु प्रसाद महापात्र हैं और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के महानिदेशक अरुण कुमार झा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर में जो है 40% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किसने किया है? तो किसने किया? ऑप्शन है टाटा ग्रुप, रिलायंस, अडानी ग्रुप, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये है रिलायंस ग्रुप के द्वारा किया गया। तो रिलायंस ग्रुप ने जो हाल ही में स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर में 40% की जो है हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है। जो रिलायंस ग्रुप के जो चेयरमैन है, यानी इसके जो चेयरमैन है अनिल अंबानी, जो अभी हाल ही में तो ये जो आपके एशिया के मुकेश अंबानी जो हैं, इसके रिलायंस ग्रुप के जो चेयरमैन है, ये अभी हाल ही में जो एशिया के जो पहले जो सबसे अमीर व्यक्ति थे, अब ये सेकंड नंबर पर पहुंच गए हैं। पहले नंबर पर कौन आ गया? तो पहले नंबर पर जो है गौतम अडानी जो है पहले नंबर पर आ गए हैं और ये अंबानी जो है ये दूसरे नंबर पर, दूसरे एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं अभी हाल ही में, जो फोर्ब्स द्वारा रिपोर्ट जारी की गई थी उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 18वां स्वर्गीय माधवराव, तो 18वां जो है स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार किसे मिला है? तो 18वां है, ये किसे मिला है? ऑप्शन है नितिन गडकरी, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, पीयूष गोयल, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये है नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी को जो है 18वां स्वर्गीय माधव राव लिमये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नितिन गडकरी को। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी की बात की जाए तो इनको जो है इनको कुछ ही समय पहले जो आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब ये पुरस्कार दिया क्यों गया है तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर ले। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पहली बार वर्ष 2020 से 21 के लिए कार्यक्रम खासदार यानी दक्ष सांसद सदस्य की श्रेणी में 18वें स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार से नवाजा जाएगा। यह पुरस्कार नासिक पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक वाचनालय द्वारा प्रदान किया जाएगा। इससे पहले यह पुरस्कार महाराष्ट्र के एक कुशल विधानसभा सदस्य यानी कि एमएलए कार्यक्षम आमदार को दिया गया था। सार्वजनिक वाचनालय वार्षिक रूप से कुशल विधायक या सांसद लोकसभा राज्यसभा सदस्यों में से एक को चयन करता है, यानी कि ये जो
विधायक या सांसद इनमें से किसी को, ये इनमें से ही किसी को दिया जाता है, यानी कि जो अपने क्षेत्र में एक अच्छा कार्य करता है उसके लिए ये प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार लिमये की स्मृति में उनकी बेटी डॉक्टर शोभा नेर्लीकर द्वारा स्थापित किया गया है। उस पुरस्कार में 50,000 रुपये नकद और एक स्मृति पत्र जो है दिया जाता है। तो ये हाल ही में नितिन गडकरी जी को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आईपीएल टीम अहमदाबाद का आधिकारिक नाम क्या रखा गया है? तो आईपीएल टीम जो अहमदाबाद है इसका आधिकारिक नाम क्या कर दिया गया? ऑप्शन है सौराष्ट्र टाइटन, गुजरात टाइटन, अहमदाबाद टाइटंस, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये है गुजरात टाइटंस। तो अभी हाल ही में जो आईपीएल टीम है अहमदाबाद, इसका नाम जो है अहमदाबाद टाइटंस कर दिया गया है। आईपीएल 2022 की नई टीम अहमदाबाद फ्रेंचाइजी के नाम की आधिकारिक रूप की घोषणा हो गई है। हार्दिक पांड्या की टीम का, इस टीम का जो है आधिकारिक नाम गुजरात टाइटंस रखा गया है। स्टार स्पोर्ट्स पर बुधवार को टीम के इस नए नाम का जो है ऐलान किया गया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? गुजरात टाइटंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सेल्स फोर्ब्स ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स, तो ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो कौन रहा है? ऑप्शन है अमेरिका, जापान, भारत, चीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, इसमें जो है अपना देश जो है भारत ये टॉप पर रहा है, यानी ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 में जो है भारत इसमें टॉप पर रहा है। अब ये इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। तो सेल्स फोर्ब्स ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 में भारत ने सर्वोच्च स्थान हासिल किया है। यह इंडेक्स 19 देशों की तुलना में बनाया गया था। नए डिजिटल कौशल और कर्मचारी भावनाओं को सीखने में नागरिक की तत्परता के आधार पर इस सूचकांक की गणना की गई थी। सभी देशों में भारत का जो है तत्परता स्कोर सबसे अधिक था। भारत ने 100 में से जो है 63 अंक हासिल किए और इसी के साथ जो है भारत जो है टॉप पर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ल्यूक मोंटेग्नियर, तो ल्यूक मोंटेग्नियर का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ल्यूक मोंटेग्नियर ये कौन थे जिनका निधन हुआ? ऑप्शन है लेखक, वैज्ञानिक, इतिहासकार, राजनेता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये एक वैज्ञानिक थे। तो ल्यूक मोंटेग्नियर जो एक वैज्ञानिक थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो ल्यूक मोंटेग्नियर एक वायरोलॉजिस्ट थे, यानी कि ये वायरोलॉजिस्ट थे। ल्यूक मोंटेग्नियर को जो है एचआईवी की खोज के लिए जाना जाता है, यानी कि जो ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो है इसकी खोज के लिए जाना जाता है। 1986 में चिकित्सा के लिए लुइस जीन टेड पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया और 2008 में जो है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी इन्हें दिया गया है। तो इनका भी हाल ही में जो है निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध ये किसने लगाया है? ऑप्शन है चीन, अमेरिका, भारत, जापान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये जो लगा दिया ये अपने देश भारत ने लगाया। तो भारत ने जो है विदेशी ड्रोन के आयात पर जो है प्रतिबंध लगा दिया। अब ये प्रतिबंध क्यों लगाया है? तो देखिए इससे क्या होगा कि जैसे कि हम जो प्रतिबंध लगाया है जिससे हम स्वदेशी बढ़ा सके। देखिए केंद्र सरकार ने ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध 9 फरवरी से लागू हो गया है। इसका मतलब ये है कि अब विदेशों से ड्रोन नहीं खरीदे जाएंगे। देश की ड्रोन इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के मकसद से पिछले साल अगस्त में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने नियमों में ढील दी थी, यानी कि देश में जो है स्वदेशी ड्रोन इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए इसको प्रतिबंधित किया गया है, यानी कि अब ड्रोन का निर्माण जो है अपने देश में ही, आपूर्ति जो है अपने देश में ही उत्पादित करके की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आरबीआई ने ई रूपी वाउचर की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो ई रूपी वाउचर की सीमा बढ़ाकर ये कितनी कर दी है? ऑप्शन है 10,000, 20,000, 50,000 या 1 लाख। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये कर दी है 1 लाख। जो ई रूपी वाउचर की सीमा बढ़ाकर के 1 लाख कर दी है। पहले ये सीमा कितनी थी? तो पहले ये सीमा 10,000 रुपये थी। तो 10,000 की सीमा जो है अब ये बढ़ा करके 1 लाख कर दी है आरबीआई के द्वारा। अब ये ई रूपी वाउचर क्या होता है? तो देखिए इसके बारे में देखें हम। ई रूपी मूल रूप से एक डिजिटल वाउचर है जो एक लाभार्थी को उसके फोन पर एसएमएस या क्यूआर कोड के रूप में मिलता है। यह एक प्रीपेड वाउचर है जिसे वह किसी भी केंद्र पर जो इसे स्वीकार करता है जाकर इसका उपयोग कर सकता है। यानी कि ई रूपी वाउचर जो होता है एक तरह से, यानी कि जिस वर्ग के लिए इसको जनरेट किया गया है ये सिर्फ वहीं पर एक्सेप्टेड होगा। इसके अलावा इसको दूसरी जगह पर आप इसको यूज नहीं कर सकते हो। जिस तरह से जैसे मान लीजिए आप पेटीएम वगैरह, फोन पे, इन चीज़ों से आप किसी को जाकर पेमेंट करते हो। यहाँ पर क्या होगा कि जैसे आपने जिस शॉप या जिस हॉस्पिटल जिसके लिए भी पहले से ये क्यूआर कोड जनरेट कर दिया है, तो ये क्यूआर कोड जो है आपका उसी जगह पर एक्सेप्टेड होगा जाकर। जैसे कि इस तरह से जैसे केंद्र सरकार आपको जो भी लाभार्थियों को जो भी योजना का लाभ देती है, जैसे वो किसी हॉस्पिटल जाते हैं वहाँ पर उनका बिल का जो भी खर्चा हो, तो गवर्नमेंट की तरफ से इनको एक क्यूआर कोड इनका जो पेमेंट के साथ, यानी कि जितने भी पेमेंट सेलेक्ट करके भेजा जाएगा तो वो क्यूआर कोड उसी सिर्फ ओनली हॉस्पिटल में ही एक्सेप्टेड होगा। इसके अलावा आप उसको दूसरी जगह यूज नहीं कर पाओगे। तो इसकी जो सीमा है ये 10,000 से बढ़ा करके जो है केंद्र आरबीआई ने अब 1 लाख रुपये तक कर दी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक ये किसने लिखी है? ऑप्शन है सुधा मूर्ति, सागरिका घोष, शशि थरूर, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है सागरिका घोष। तो सागरिका घोष के द्वारा जो अटल बिहारी वाजपेयी नाम से जो है एक पुस्तक लिखी है हाल ही में। अभी लेटेस्ट में कुछ पुस्तक लॉन्च हुई हैं, तो हम उनके बारे में देख लेते हैं। पुस्तकें लॉन्च हुई हैं जैसे कि द क्लास ऑफ 2006 जो है आकाश कंसल के द्वारा लिखी गई है। बैचलर डेट ये तुषार कपूर के द्वारा। मॉडर्न इंडिया जो है पूनम दलाल दहिया। अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया ये रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। ममता बेन 2021 जयंत घोष के द्वारा लिखी गई है। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी ये सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई। ब्रूस्ड पासपोर्ट ट्रेवलिंग द वर्ल्ड एज डिजिटल नोमैड्स साबी और विद के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में टाटा सन्स के जो है अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन, टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन का कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ा दिया है? तो कितने वर्ष बढ़ा है? ऑप्शन है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष। तो जो अध्यक्ष हैं एन चंद्रशेखरन, इनका जो कार्यकाल है अभी हाल ही में 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। जो टाटा चेयरमैन है टाटा ग्रुप के यानी कि रतन टाटा ने अभी हाल ही में घोषणा की है। तो इसके जो अध्यक्ष थे एन चंद्रशेखरन, इनका जो कार्यकाल जो 5 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। और अब आपके लिए जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेकर आते हैं, यानी कि अब उनका रिवीजन करते हैं हम। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र प्राप्ति के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र प्राप्ति के समय कांग्रेस अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। बांटो और छोड़ो का नारा जो है ये किसने दिया था? तो बांटो और छोड़ो का नारा जो है 1943 में कराची अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने दिया था। किसने दिया था? मुस्लिम। देखिए इस तरह के कई नारे थे। एक ये नारा है बांटो और छोड़ो, और दूसरा जो अंग्रेजों का नारा था लॉर्ड कर्जन के समय में बांटो और राज करो। बांटो और राज करो का नारा जो है लॉर्ड कर्जन ने दिया था। बांटो और छोड़ो का नारा जो मुस्लिम लीग ने दिया था। यानी बांटो और छोड़ो यानी कि यहाँ पर ये पाकिस्तान की मांग की जा रही थी, तो उसके लिए यानी कि उसको पाकिस्तान को यानी कि बांट के अलग कर दो, यानी कि यही था बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने दिया था। कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष ब्रिटिश अध्यक्ष थे ये जॉर्ज यूल थे। ब्रह्म समाज का जो प्रतिज्ञा पत्र है ये देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तैयार किया था। देव समाज के जो संस्थापक है ये शिव नारायण अग्निहोत्री थे। तरुण स्त्री सभा की जो स्थापना ये कोलकाता में की गई थी। तो तरुण स्त्री सभा की स्थापना कोलकाता में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह को जो फांसी सुनाने वाला जो है न्यायाधीश था ये जीसी हिल्टन था। इसने भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई थी। सबके लिए एक जाति एक धर्म ईश्वर का नारा जो है नारायण गुरु ने दिया था। गांधी जी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के जो अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 में पहली बार जो है वंदे मातरम गीत गाया था। तो जो 1896 का अधिवेशन हुआ था इसी में जो है वंदे मातरम गीत गाया गया था। और जो नए आधुनिक जो ओलंपिक की जो शुरुआत है ये भी 1896 से ही हुई है। और भारत की तरफ से जो 1900 में, तो पहली बार नहीं, यानी जो दूसरा ओलंपिक था 1900 में, इसमें जो है एक एंग्लो इंडियन ने जो है भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया था। अब आपका कल का सवाल है, हाल ही में निर्वासित तिब्बती सरकार ने नए तिब्बत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये धर्मशाला में किया है। कहाँ पर? धर्मशाला, यानी कि हिमाचल प्रदेश की जो है धर्मशाला में जो है नए तिब्बत संग्रहालय का जो है उद्घाटन किया है। अब आपका आज का सवाल है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ खोला गया है? तो विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे ये कहाँ खोला गया है? तो इनमें से आपका जो भी राइट आंसर हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और डिटेल के साथ लिखा कीजिए। आपसे डेली बोलते हैं कि जो चीज़ आप लिख देते हैं वो चीज़ लंबे समय तक याद हुई बनी रहती है, इसलिए। और साथ ही वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें।